बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाजुद्दीन। ख़वातीनो हज़रात, हम जानते हैं कि चारों सूबों की असेंबलियों का पहला इजलास हो चुका है। कौमी असेंबली, विफाक की असेंबली का इजलास अब तक नहीं बुलाया गया, लेकिन हम जानते हैं जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि पहले असम्बली सदर को भेजी गई थी और फिर सदर ने रिजेक्ट कर दी, फिर दूसरी एडवाइस निगरान वजीर आजम ने भेजी लेकिन उसको भी अप्रूव नहीं किया गया। और अब बताया जा रहा है कि स्पीकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, पार्लियामानी अफेयर्स की कमेटी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत कल सुबह कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया गया है। जबकि हम जानते हैं कि पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि जब तक हमें मखसूस नशस्तें नहीं मिलती हैं ये इजलास गैर कानूनी है। बहुत सारे माहिर कानून तो ये भी कहते हैं कि पावर ही नहीं है सिवाय सदर की किसी और के पास कि ये इजलास बुलाया जा सके, लेकिन अब ये इजलास बुलाया जा रहा है। क्या ये इजलास कानूनी होगा, गैर कानूनी होगा? पीटीआई वाले कहते हैं, स्पेशली जो उनकी लीगल टीम है, उसमें गौर खान है, बैरिस्टर अली ज़फ़र है, कि इस इजलास के ज़रिए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे, जो सेनेट इलेक्शन होंगे, जो दीगर सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे, वो सब गैर कानूनी और मुतनाज़ करार पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान का नुकसान होगा, वक्त ज़ाया होगा, रिसोर्स ज़ाया होंगे। यकीनन इसके ऊपर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे हम कि ये क्या होने जा रहा है कौमी असम्बली में। अब बात करें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, तो वहाँ भी हमने देखा कि आज एक इजलास हुआ और हम जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मर्द कितने गयूर हैं और वहाँ पे पर्दे का निज़ाम कितना ज़्यादा है। और ऐसे में मुस्लिम लीग नून की एक रुकन ने, जिनका नाम सोबिया शाहिद है, वो आती हैं, वो उकसाती हैं सबको कि देखिए अंगूठों के निशान दिखाए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है, बहुत सारे इशारे दिए जाते हैं, जिसके बाद जूते भी उड़ते हैं, जिसके बाद हमने लोटे भी उड़ते हुए देखे। कुछ झलकियाँ आपको भी दिखाना चाहूँगा। राइट, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि क्या कुछ उड़ने लगा खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में। तो ये इजलास हुआ, आज पहला हलफ उठा लिया गया है, कल वजीर आला भी होंगे वहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो ईसीपी ने रिजर्व सीट्स की जो उनका समात जारी थी उसका फैसला महफूज कर लिया है। कल वो फैसला सुनाया जाएगा। पीटीआई की जाने से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी रिजर्व सीट्स अगर दूसरी पार्टीज को दे दी गई तो ये भी धांधली का एक हिस्सा होगा, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक खत पीटीआई और दोनों जमातों के गले में फंस गया। उस खत में मौक़िफ़ जो था वो यही था कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई सीटें जीती नहीं है तो उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 100 के करीब मेंबरान आ गए हैं तो अब उनको सीटें चाहिए। तो उनके लीडर ने भी यही कहा कि हमारा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ईसीपी में, जो कि दुरुस्त नहीं है। अब बात करें अगर हम MQM पाकिस्तान की, तो उनकी ऑडियो लीक्स भी अब हम जानते हैं आए रोज़ आ रही हैं। और मेरी नज़र में ये सारा मामला इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पब्लिकली आके सियासतदान नहीं कह सकते, क्योंकि बैक ऑफ द टेबल पीछे की तरफ बार्गेनिंग जारी है, कौन सी वजारतें, कौन सी सीटें मिलेंगी, क्या मिलेगा। लेकिन क्योंकि खुलकर बात नहीं की जा सकती तो फिर ये ऑडियो लीक्स का मामला होता है। सुनिए आप भी। रात में किसी बहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए फीमेल वालों से, तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला भाई जो बैठ भी जाओ, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? एक वो कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएल कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाए। बात यह है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टीज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है। में ये वजाहत भी आई MQM के लीडरान की तरफ से कि ये MQM लंदन की साजिश है। हमारे जरा ये कहते हैं कि वो लीडरान MQM के जो बड़े खास थे और उनको टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने भी कुछ किरदार अदा किया है इन ऑडियोज़ को लीक करने में। और साथ साथ एक और आज की इंपॉर्टेंट खबर जो है वो है मईशत से जुड़ी। मूडीज़ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, बहुत बड़ा इदारा है, दुनिया भर की मईशत की रेटिंग निकालती है और उसके ऊपर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। उन्होंने जो आज कहा है अपनी रिपोर्ट में, वो ये कहा है कि जो मुतनाज़ इंतखाबात हैं उसके बाद सियासी खतरात मजीद बढ़ जाएंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। तो यकीनन एक और घंटी बजी है मईशत के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो कौमी असेंबली का इजलास है, जिसके लिए मुझे ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर कानूनदान है आबिद जुबैरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। जुबैर साहब, सवाल ये है कि ये स्टेटमेंट साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब की चल रही थी कि सिवाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी के पास ये लीगल राइट नहीं है कि वो कौमी असेंबली का इजलास बुला सके। आप सर इस पर रोशनी डालेंगे प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात कंवर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।
कि ये जो अभी जो इनॉग्रल सेशन है असेंबली का, उसको बुलाने का इख्तियार सदर के पास है। और अगर सदर 21 उसमें आर्टिकल 91 सब क्लॉज 2 है, जिसके तहत 21 दिन में उसको इजलास को होना होता है, और सदर उससे पहले भी बुला सकते हैं। ये उनके पास सवाबदीद है सदर की। अब इसमें स्पीकर या कोई किसी और के पास कोई इख्तियार नहीं है असेंबली का सेशन बुलाने के लिए। असेंबली अगर नहीं मिलती है, कि ये भी इशू है कि क्या अगर सदर नहीं बुलाते इन 21 दिनों में और सदर के ही पास इख्तियार है, तो एक व्यू ये भी है कि ऑटोमेटिकली वो सेशन हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो बात हो रही है कि नेशनल असेंबली का सेशन होगा। अब इलेक्शन के बाद जो नेशनल असेंबली तख्लीक होती है, उसमें 336 342 सीटें हैं। अभी डायरेक्ट इलेक्शन 266 का होता है, और 70 सीटें वो हैं ख़वातीन की और अक़लियतियों की। उसका इलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, वो सीटें अलॉट नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ये भी सवाबदी तो हो सकता है सदर साहब ने इसकी तरफ निशानदेही की, जब भी उन्होंने असम्बली रिजेक्ट कर दी कि जी पहले आप असेंबली तो मुकम्मल कर लें, यही आपका काम था कि 21 दिन में असेंबली मुकम्मल कर लें जिसका हम बुलाएं। अब ये स्पीकर तो बुला ही नहीं सकते। देखिए, नॉर्मल सिचुएशन जब असेंबली हो जाती है, ये आएंगे, अपना ओथ लेंगे, तो फिर ये MNAs कहलाएंगे। फिर ओथ से पहले तो इनका कोई इख्तियार भी नहीं है, जो लोग आएंगे असेंबली है, ओथ लेना मस्ट है आर्टिकल 65 के तहत। तो अब इशू ये आया कि जब नॉर्मल असेंबली हो जाती है, तो फिर सदर बुला सकते हैं, या फिर 1/4 ऑफ द असेंबली रिक्विजिशन भेज सकती है स्पीकर को कि जी आप असेंबली का, नेशनल असेंबली का सेशंस कॉल करें, तो वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ और सदर की सवाबदीद है। लेकिन एक इशू ये भी है कि क्या अगर सदर नहीं बुलाते तो 21 दिन के पीरियड में ऑटोमेटिक, फिर आपने देखा होगा पिछले दिनों कि एक हमेशा जब हम कहा करते थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, तो यही सारी जमातें जो अब ये PDM का हिस्सा बन रही है, PDM 2 का, ये कहा करती थी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर के जी आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत अगर कोई चीज़ उस पीरियड में नहीं होती, वो आगे की जा सकती है और उसको वो इनवैलिड नहीं होती। तो हो सकता है आर्टिकल 2, अगर असेंबली यहाँ मुकम्मल नहीं है, 21 दिन के अंदर मुकम्मल नहीं हुई, तो ये आगे भी जा सकता है। आप असेंबली को मुकम्मल कर लीजिए, नेशनल असेंबली को, और फिर अपना इजलास कॉल करें। आबिद साहब, जो कल सुबह 10 बजे इजलास बुला लिया गया है, कल 29 फरवरी है, आपकी नज़र में सर अगर इस प्रोसेस को मुतनाज़ बना दिया गया, जो PTI के लॉयर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, गौर साहब, अली जफ़र साहब, कि जो फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे उस असेंबली में, जो चेयरमैन सेनेट के लिए होंगे, जो दीगर इंपॉर्टेंट ओहदों के लिए इलेक्शंस होंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो भी मुतनाज़ बन जाएंगे क्योंकि पहला दिन ही मुतनाज़ हो गया। बिल्कुल सही। देखिए, बात यह है, कानूनी बात हो रही है, उनका एक व्यू होगा। सीनियर वकील है अली जफ़र साहब, बड़े भाई हैं हमारे, गौर भी बड़े मंझे हुए वकील हैं। देखिए, बात वो सही कह रहे हैं। बात यह है कि असेंबली मुकम्मल नहीं हुई है, और आइन के तहत असेंबली को मुकम्मल होना होता है आर्टिकल 51 के तहत, जिसमें मैंने जब भी फरमाया, कहा कि रिजर्व सीट्स भी होंगी और नॉर्मल जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं उनका होना ज़रूरी है। अब वो नहीं हो रहे, तो क्या ये असेंबली मुकम्मल हो गई? पहले 2 इलेक्शन, जो सबसे पहली चीज़ होती है वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है, उसको सबसे पहले होना है। उसके बाद फिर वजीर आजम को इलेक्ट करना होगा। तो अगर अब बात यह है कि वो सेनेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं, सेनेट का अलग अपना फोरम है। सेनेट को अभी तो इशू ही नहीं है। सेनेट के जब वो उसके इलेक्शन होंगे, सेनेट के जाके वो प्रोविंशियल असेंबली से होते हैं, और वो जो होंगे उसके बाद उसका स्पीकर का इख्तियार होगा। अभी तो वही स्पीकर रहेंगे सेनेट के जो अभी हैं। तो लेकिन यहाँ जो पिछले स्पीकर हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं था बुलाने का। उनका सिर्फ और सिर्फ उनका एक इख्तियार है कि वो इनॉग्रल सेशन का हमेशा वो प्रिजाइड करते हैं, और इलेक्शन जब हो जाता है स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को जगह खाली करके नए स्पीकर आके अपना ओहदा संभाल लेते हैं। और जबकि नेचुरली अगर आपकी असेंबली ही पूरी नहीं होगी इन अकॉर्डिंग टू लॉ, तो जाहिर बात सदर का इलेक्शन, क्योंकि सदर का इलेक्शन तो प्रोविंशियल असेंबलीज और पार्लियामेंट मिलकर इलेक्ट करती है, तो वो पूरे जब मुकम्मल ही नहीं तो कैसे होगा? बिल्कुल मुतनाज़ हो जाएगा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इशू है, उसको सेटल करे, जिनकी सीटें बनती हैं उनके हिसाब से, उनकी स्ट्रेंथ है जो नेशनल असेंबली, उसके हिसाब से अलॉट करे सीटें। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ, बात यह है कि वो इशू में इसमें पड़े हुए कि PTI के सपोर्टेड लोगों को, या उनकी जो नया नाम है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, उनको सीटें ही नहीं देनी, तो वो अलग इशू है, उसको देखा जाएगा बाद में। जी राइट। जुबैर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जारी है। क्या आपको लगता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस गाजी फैज ईसा साहब 50 साल पुराना दाग धो पाएंगे? सर देखिए, इस मुल्क में तो कई दाग हैं जो आइन के उस पे इनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हमारी तारीख भरी पड़ी हुई है उससे, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के केस से शुरू होके और बहुत से केसेस। यानी आप कह रहे हैं दाग तो अच्छे होते हैं?
नहीं, दाग बुरे होते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो हमारी तारीख है जुडिशरी की, उसके अंदर बहुत सारे आपको दाग मिल जाएँगे, जिसको धोने की ज़रूरत है। और बिल्कुल एक ज़्यादती हुई थी, एक गलत केस का फैसला हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेफरेंस के थ्रू आया है। अब मुझे ये नहीं समझ आता, बिल्कुल वो हो सकता है होल्ड करें, और जो जिस तरह से डिबेट हो रही है और जिस तरह से आर्गुमेंट हो रहे हैं, कि वो फैसला बिल्कुल कानून के खिलाफ था, जो शहादत आई थी उसके खिलाफ था। और हो सकता है बायस की बात हो रही हो, कोई जजेस बायस थे जिन्होंने फैसला किया। तो अब हो सकता है कोर्ट ये फाइंडिंग तो देखोगे, ये ओपिनियन दी जाएगी। लेकिन क्या वो मरहूम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जजमेंट को सेट असाइड कर सकेंगे रेफरेंस के थ्रू, ये भी देखना बाकी राइट है। राइट। आखिरी क्वेश्चन बहुत जरूरी सर। पहले कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि डॉक्टर आरिफ अलवी पे 2 मुकदमात बनते हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने कह दिया गद्दारी का मुकदमा बनता है डॉक्टर आरिफ अलवी पे। एज ए लीगल एक्सपर्ट आप भी समझते हैं सर नहीं, मुकदमात मैं बनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनते। तो ख्वाजा आसिफ साहब पे मुझे लगता है बनना वो हो सकता है, उनका तो पहले अपना इलेक्शन तो देख लें कि उनका इलेक्शन सही हुआ है या नहीं। बिल्कुल देखिए, आप गद्दारी का बताएं, देखिए गद्दारी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आइन शिकनी पे होता है। आइन शिकन तो पूरे साल ये पार्लियामेंट और ये जो लोग थे, जो गवर्नमेंट थी जिसमें ख्वाजा आसिफ उसका हिस्सा थे, उन्होंने 90 दिन के इलेक्शन नहीं कराए, वो आइन शिकनी हुई। इलेक्शन कमीशन ने आइन शिकनी की, उस पर कोई मुकदमा बना इन लोगों के ऊपर? नहीं बना। तो सदर के ऊपर अभी तो 248 की उनको प्रोटेक्शन हासिल है। वो उनके ऊपर इख्तियार है कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट मुकम्मल कर दो, उसको बुला लो। अगर नहीं बुलाते 21 दिन में, तो आप पार्लियामेंट खुद मिल रही है। आप एक गलत ऑर्डर के तहत स्पीकर ने उसको कॉल कर लिया, तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, या उसको जिस तरह से कोर्ट में ये बात अगर राइट गई, सर। तो डिसाइड होगा जी फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक कमाल पैनल मेरे साथ होगा, आपका हिम्मत जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खवातीन और हज़रात, 2 बड़े कमाल मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले मोहम्मद साहब आपकी तरफ आता हूं बिफोर गोइंग टू बैरिस्टर साहब। हुमायूं साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया कि डॉक्टर आरिफ अलवी पर गद्दारी का मुकदमा बनता है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि 2 मुकदमात बनते हैं सदर आरिफ अलवी पर। आपकी नज़र में सर ये मुकदमात बनते हैं या नहीं? और जो इजलास कल बुलाया गया है कौमी असम्बली का, वो दुरुस्त तरीके से बुलाया गया है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरी जरा गला खराब है, इसलिए थोड़ा सा यू हैव टू बेयर विद मी। नो प्रॉब्लम सर। इस तरह है जी, जो वो बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको आर्टिकल 48 के तहत बुलाया। आर्टिकल 48 उन्होंने उसी आर्टिकल सब सेक्शन 5 के तहत अपना वापस कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप ये, इसमें असेंबली पूरी नहीं है, उसमें जो रिजर्व सीटें हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो आप इसको वापस ले लो। अच्छा, तो उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की। ये बात करते हैं आर्टिकल 91 की, कि जिसमें कहा हुआ है कि विद इन 21 डेज ये सब कुछ होना है। अच्छा, ये याद रखें कि जो स्पीकर बुला रहे हैं, एक पार्लियामेंट को बुलाने के 2 तरीके हैं। या तो हाउस रिक्वेजिशन करे 1/4 ऑफ द मेंबर्स साइन करके, वहां पे कोई मेंबर नहीं है तो स्पीकर बुला नहीं सकता क्योंकि हाउस नहीं है। फिर दूसरा एक ही तरह रह गया है, वो प्रेसिडेंट तब कर सकता है जब उसकी नज़र में पार्लियामेंट कंप्लीट हो। चूंकि इस वक्त तक जो रिजर्व सीट्स हैं उनका मसला फंसा हुआ है, तो पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए या जहाँ के रिजल्ट्स अभी कंपाइल रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल है जिनकी वोटिंग की वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। 5-6 वोटों की बात नहीं कर रहा हूँ, 8-10 वोटों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ठीक ठाक कोई 50-60 ऐसे वोट हैं जिनका मसला पड़ सकता है, स्विंग हो सकता है किसी तरफ भी। सो मेरे लिहाज से प्रेसिडेंट साहब ने सही कहा है कि जब तक उसको आप कंप्लीट नहीं करते हो, ये आगे जा नहीं सकता। उन्होंने वापस किया। अब जब इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन इतना अजीज है, इन लोगों ने इतनी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस क्यों की हैं? इन लोगों ने आर्टिकल 224(2), इन्होंने कहा आर्टिकल 220 का पिछले साल किया था। वक्त पे इलेक्शंस हो जाते ना, क्यों नहीं किया? राइट सर। इन लोगों ने हर जगह उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है
वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो इन लोगों ने एक लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने की कोशिश की है। इन लोगों ने जो अमेंडमेंट बिल है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसको भी इन लोगों ने चेंज करने की कोशिश की है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई थी वो 2018 के रेफरेंस से थी। इन लोगों ने उसको चेंज करने की कोशिश की है। राइट सर, इफ यू वुड अलाउ मी, बैरिस्टर साहब की तरफ भी उनका ओपिनियन जान लेते हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी नजर में सर कल का जो होने वाला कौमी असेंबली का इजलास है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं सर? जी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, इसीलिए जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पनाह गज़ीन हैं उन्होंने भी फैसला किया है कि वो उस इजलास के अंदर आएंगे। ओके। तो मैं समझता हूँ कि देखिए यहाँ पे बैठ के आजकल मैं लॉयर होने के बावजूद मेरी कोशिश नहीं होती कि मैं सारी लीगल गुफ्तगू, क्योंकि ले पर्सन समझता नहीं है, कि मैं सारे अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स इधर आके प्रोग्राम में रख दूँ। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस पे मबनी बात करनी होती है, लेकिन हमारे पीटीआई के दोस्त तो ऐसे आइन को हजम करके बैठे हुए हैं कि जैसे इनसे बड़ा कोई आइन शनास नहीं है, और अदालतों के अंदर ये हर मुकदमे में पिटते हैं। लाइव कवरेज भी आती है, तो आपको पता है आज जैसे इलेक्शन कमीशन के अंदर इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं था जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वो लेटर आ गया उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि हमें कोई सीट नहीं चाहिए और ना हमने इलेक्शन लड़ा है, ना हमें मजीद सीटों की ज़रूरत है, इसलिए हम कोई लिस्ट नहीं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ देखिए अब ये जितना भी है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जो किरदार रहा है वो एक शर्मनाक किरदार रहा है। जो भी उन्होंने किया है, पर ना तो वो सिंबल ऑफ फेडरेशन बन सके, ना वो फादर फिगर का रोल प्ले कर सके, और ये शिकायतें तो खुद पीटीआई को बहुत ज़्यादा रही हैं, और इमरान खान साहब उन पे बड़ी तनकीद करते रहे हैं, पीटीआई के लोग बड़ी बड़ी तनकीद करते रहे हैं। लेकिन हाँ, ये उस वक्त तारीफ करते हैं जब वो आइन शिकनी करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी करार दे देता है कि ये आइन शिकनी है। ये तब उनकी तारीफ करते हैं जब वो फसाद क्रिएट करते हैं, ये तब उनकी तारीफ करते हैं जब वो आइन और कानून के अंदर रुकावट बनते हैं, और जब भी वो ऐसी शरारत करते हैं तो उस वक्त ये बड़े उनकी तारीफों के बुल बांधते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इस वक्त ना तो किसी शरारत की ज़रूरत है, ना किसी फितने की ज़रूरत है, ना किसी फसाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त होशमंदी की ज़रूरत है, होशमंदी के साथ अब आगे बढ़ना होगा। अगर ये मामला दूसरी असेंबलीज़ में हों तो आप उसे जायज़ करार दे के उन असेंबलीज़ के इजलासों में बैठते हैं, और अब तो इन्होंने यहाँ पे भी फैसला कर लिया है कि नेशनल असेंबली में भी बैठना है। मैं समझता हूँ कि अब ये ज़ाती लड़ाइयों से और ये पॉइंट स्कोरिंग से लोग इतने तंग आए बैठे हैं कि वो नहीं समझते। यही पीपल्स पार्टी समझा रही थी जब 2013 के इलेक्शन पे हमें एतराज़ था, उसके बावजूद हम असेंबली में आए। 2018 में सारी जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, सड़कों पे जाएंगे और असेंबलियों से इस्तीफे देंगे। हमने कायल किया और हम सारी जमातों को लेके आए जब ये धांधली के फायदे में बैठे हुए थे। आज भी अगर ये तो जमातें यानी करेंगी तो हमारा यानी बैरिस्टर साहब तसलसल। जो कल बिलावल साहब ने कहा था कि 2 मुकदमात बनते हैं सदर मुमलिकत पे, आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं गद्दारी का मुकदमा बनता है, तो आप भी यकीन से कह रहे हैं कि हाँ मुकदमात बनेंगे। कौन बनाएगा ये नहीं मालूम, पर बनेंगे। देखिए ना, खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर लिखा है कि उन्होंने आइन को तोड़ा, आइन शिकनी की है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खुद उनके खिलाफ चार्जशीट हुई और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, और डिसीजन भी वो सुप्रीम कोर्ट का जो इन्हें बड़ी प्यारी थी, वो 3 लाडले नहीं थे, आपको याद होगा, हम ख्याल जजेस और बंदियाल कोर्ट, उसका फैसला था कि ये आइन शिकन है। तो जिन्हें उन्होंने आइन शिकन करार दिया है, आइन तोड़ने का मुर्तकिब करार दिया है, जाहिर है अभी तो उन्हें इम्यूनिटी है एज प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ कोई केस बन नहीं सकता। बस 7-8 दिन बचे हैं सर, उसके बाद तो बन जाएगा सर। बिल्कुल बनना भी चाहिए। मेरे ख्याल से ये अलवी साहब को प्रेसिडेंट का रोल अदा करना चाहिए था, लेकिन वो जो हैं वही रोल अदा करेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंटिस्ट रहे हैं और अब डेंटिस्ट का रोल ही अदा करें एज प्रेसिडेंट, तो वो हमें कभी भी नजर नहीं। राइट बैरिस्टर साहब, राइट। हुमायूं साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, बस जल्दी से बता दीजिएगा सर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो लेटर था वो गले फंस गया आपके सर? देखिए, इस तरह है कि इलेक्शन से पहले हर एक पार्टी से कहा जाता है कि आप लिस्ट दो। अच्छा, लिस्ट में वो 1, 2, 3 नाम कर सकते हैं और या फिर कोई नाम नहीं देते, कहते कि हमने यहाँ पे नहीं कर रहे। उनका ख्याल होता है कि हम नहीं जीतेंगे सीटें।
अगर आप इसमें अगेन आर्टिकल देख लें, जो इलेक्शन एक्ट है 104, उसमें ये कहता है कि अगर जो रिटर्न कैंडिडेट्स आते हैं, अगर वो किसी को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है और जिसके पास एक सिंबल है, तो फिर आप उसके अंदर लिस्ट के अंदर एडिशंस कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने कहा है कि हमारा कोई कैंडिडेट हम नई लिस्ट दे रहे, तो इसका मतलब है लेटर तो आया था, मेरे लिहाज से उसके अंदर आप एडिशन कर सकते हैं, अगर उनको नहीं पता था कि उनके पास इतने लोग आ जाएंगे। ठीक सर, ठीक है। सो ठीक। if you can add to the list, then you can add to the zero list as well. मैं मिसाल भी दे देता हूँ, इसकी प्रेसिडेंस भी है 2018 और 2019 दोनों में। 2019 में जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने केपी में बाप पार्टी बनाई, केपी में कोई बाप पार्टी नहीं थी, उनको उनकी कोई लिस्ट भी केपी के लिए नहीं था, उनको एक सीट मिल गई थी। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से जब शाहराम तरकई के ग्रुप 2018 में केपी में आया था, राइट जी, उनको भी मिल गया था। राइट सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। इफ यू वुड अलाउ मी हुमायूं साहब, यकीनन आपने अब बाप पार्टी का जिक्र किया है, तो बाप पार्टी के निगरान वजीर आज़म बताया जा रहा है कि उनको चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलने वाला है, उनको पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया। ये भी मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, और मैं हमेशा से कहता आया था कि निगरान हुकूमत अपने करियर चमका रही है, ना कि पाकिस्तान के हालात। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे रऊफ सिद्दीकी साहब, उनसे पूछेंगे कि आखिर MQM में हो क्या रहा है। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रऊफ सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन कराची स्टूडियो। रऊफ साहब, ये बताइए जो MQM के अंदर हो रहा है, बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कहा जा रहा है कि जिनको टिकटें नहीं मिली थी, पुराने सीनियर लोग थे, उन्होंने जो है कर दिया है हैंड। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि MQM लंदन वालों ने सारी गेम की है, लेकिन किसी ने भी बातों की तरदीद नहीं की है। मेरा नज़रिया अगर आप जानेंगे एज ए जर्नलिस्ट सर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि MQM पीछे इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है, वजारतों के हवाले से, आइनी तरमीम के हवाले से, गवर्नरशिप ऑफ सिंध के हवाले से, तो इसीलिए ये एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो खुल के तो की नहीं जा सकती हैं। तो ऑडियो लीक में निकाल दो, प्रेशर वहाँ बन जाएगा, शायद हमें हमारी मनपसंद वजारत मिल जाए, हमें शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी IT से निकाल के कोई बड़ी फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री मिल जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इत्तेफाक ये था कि मैं मदीना मुनव्वरा में था, कल रात को दिन को ही पहुँचा हूँ मैंने ये अब वीडियो भी देखी। मसला ऐसी कौन सी वीडियो है, खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा ख़तरनाक, इससे ज़्यादा गंदी संदी वीडियो निकली है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो इसका क्या होना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं, जो इसके अंदर का मटेरियल है, जो मैंने देखा, क्योंकि मेरी ना मुस्तफा भाई से बात हुई, ना मेरी खालिद भाई से बात हुई, लेकिन उसका जो लुब्बे लबाब जो मैंने देखा है, वो ये कह रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि इनका मैंडेट जाली है। कमाल कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है। कामरान टिसूरी कहते हैं अगर हमारा 100% जाली है तो पीपल्स पार्टी का 200% जाली है। देखिए, बात तो दोनों तरफ से ये हो गया ना, क्योंकि हम थोड़ी कह रहे हैं, बल्कि वो खुद कह रहे हैं कि इनका मैंडेट जाली है, तो इसका मतलब है कि आपका मैंडेट भी जाली है। उसका सबसे पहला विक्टिम तो मैं मौजूद हूँ। मैं 66,000 वोट से जीता हुआ और 15,000 के ऊपर आके रोके। मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अब RO को जो है 5 करोड़ रुपए दिए। मेरे मद्दे मुकाबिल जो साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, रिटायर्ड कर्नल असद साहब, ना तो मेरे पास उतना पैसा था कि मैं वो पैसा खर्च कर सकता, ना ही मेरे पास उतनी ताकत थी जो उनके पास ये ताकत है। तो वो पीस पार्टी के टिकट पे, उनको तो कोई जानता भी नहीं था और वो जीते। मेरे 3 MPA जो मातहत इलेक्शन लड़ रहे थे। तो भाई 5 करोड़ रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी, आप भी दे सकते थे यार। अब अफसाने तो मैंने भी अपने बारे में बहुत सुने हैं, लेकिन हकीकत से बहुत दूर होते हैं ना। मसला ये है कि ये किसी के कहने की बात नहीं है। मसला ये है कि वो वीडियो आवाम को ये बता रही है, जो लीक हुई है ना, आवाम को ये बता रही है कि आप ये देखें कि ये बड़ी पार्टी ज़रूर है, लेकिन इनके कद बड़े नहीं हैं, ये बड़े छोटे जहन के लोग हैं। इनको ये भी अंदाज़ा नहीं होता है कि हम बात क्या कर रहे हैं, कि इनका मैंडेट, आप कौन सा असल और वसल, ज़िंदगी भर आप मैंडेट छीन के चोरी कर तो आप प्राइम मिनिस्टर बनते रहे।
आपने आने के बाद कोई वादे वफा नहीं छोड़े किए। छोड़े, अभी आप पीपल्स पार्टी की बुराई पे आ गए। मुझे नहीं, मैं पीपल्स पार्टी नहीं, मैं दोनों ही पार्टियों को कह रहा हूं। नो नॉट पीपल्स पार्टी। मुझे ये सबको बताइए, कह इस वक्त पीपल एमक्यूएम के अंदर जो दरारें हैं वो भी तो खुल के नजर आ रही हैं कि अभी भी एमक्यूएम लंदन मौजूद है, एमक्यूएम पाकिस्तान के, और अभी भी वो तंग कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप को, और इस तरह ऑडियो वीडियो लीक्स कर रहे हैं, अगर आपने खुद लीक नहीं करवाई। देखिए अब ये एक नया जाविया आपने दिया कि अगर हमने खुद लीक ना करवाई हो। ठीक है, ऐसी हज़ारों वीडियो तो अभी लीक हो रही हैं और होती रहेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात है? मिसाल के तौर पे अगर वो हुकूमत में हमारा ड्यू शेयर नहीं देते, हाँ, तो इनको ये अंदाज़ा होगा, इन दोनों को जमातों को अंदाज़ा होगा कि कल फिर दर के ऊपर आके खड़ा होना है, तो उस वक्त के लिए क्या सोचा है? ये आना तो पड़ेगा ना यार। 17 आप सीटों का इस तरह इग्नोर तो नहीं कर सकते। बड़ी वजारतें मिलेंगी सर। बात यह है कि नंबर 1 एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम है, सबसे पहले वो है, और उसके बाद जो ड्यू वजारतें हैं वो मिलनी चाहिए हमें। हम 17 सीट लेकर पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों से हम जीत के पहुँचे हुए हैं, है ना। मसला ये है कि अगर हम आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं तो आप हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पर ये तो मुजाहरे कुछ भी नहीं है जो अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, अगर एमक्यूएम भी शामिल हो गई तो फिर कहाँ खड़े होंगे आप? हमारी अपोजिशन बड़ी भारी होती है। ठीक सर। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिन ऑडियो लीक्स का जिक्र हो रहा है उससे आप भी बखूबी वाकिफ हैं। उन्हीं में कामरान टिसोरी साहब ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है तो पीपल्स पार्टी का मैंडेट 200% जाली है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर? देखिए, कराची में जो भी हुआ है सिर्फ हमारी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीटीआई के भी हैं, हमारे भी हैं। और जो इनके हालात थे, अभी चंद महीने पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए कराची में, और एमक्यूएम ने राह फरार इख्तियार करना बेहतर समझा, क्योंकि इन्हें पता था कि अवाम के अंदर इनकी पोजीशन नहीं है, इसीलिए ये बाइकआउट करके, क्योंकि ये तो सारा वक्त जो शोर करते हैं वो तो लोकल गवर्नमेंट का करते हैं ना, जहाँ पे इन्हें कोई उम्मीद होती है कि अपना मेयर लेके आएंगे, तो वहाँ से अगर ये इलेक्शन में फरार इन्हें हासिल करना पड़ा तो नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली में तो इनका कोई इतना बड़ा था नहीं स्टेक। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन हम कभी भी एहतजाज का रास्ता इख्तियार नहीं करते, ये हमारी तारीख रही है, चाहे 88 लेकिन सर आप एमक्यूएम को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। नहीं, हम कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे, ये कुछ अपने आप को बढ़ा चढ़ा के, लेकिन नहीं, हर वक्त ये जो लफ्ज़ होते हैं हमारे दर पे आएंगे, फलां करेंगे, हमने हमेशा इनके साथ अच्छा किया है और अच्छा करना चाहते हैं। अभी भी ये जिस गवर्नरशिप पे बैठे हैं वो हमारी ही दी हुई इन्हें तोहफा है। अगर मैं लफ्ज़ खैरात नहीं कहता सियासत में, तो हमारा तोहफा है, क्योंकि हमने जब हुकूमत बनाई हमने इन्हें अपनी गवर्नरशिप ऑफर की, हमारा राइट था सिंध के अंदर। इनकी तो चंद सीटें थी उस वक्त, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद गवर्नर बनने के बाद ये किसी का एहसान मानते नहीं है, ये इनकी पुरानी आदत है। हर हुकूमत में रहे हैं जब से ये सियासी इनकी पैदाइश हुई है। जनरल ज़िया से ये मेयर आना शुरू हुए, फारूक सत्तार साहब, फिर जनरल ज़िया से लेके आज तक जितनी भी हुकूमतें हैं, हर हुकूमत में वाहिद जमात एमक्यूएम में जो रहती है। अच्छा, ये ब्लैकमेल भी करते हैं, वजारतें आपको लगता है कि सर ये ऑडियो वीडियो खुद इन्होंने लीक की है या करवाई गई है सर लंदन से, जिस तरह वो कह रहे हैं? मुझे नहीं पता ये खुद करें या क्या करें। अब देखें ना, आज कहते हैं एमक्यूएम लंदन कर रही है। एमक्यूएम लंदन कौन है? वही जी भाई भाई के लिए जान भी हाजिर है। तो अब आज अगर वो कर रहे हैं तो वो तो इनके कायद हैं, इनके जिंदगियां उन पे कुर्बान हो रही थी। ये सारे दोस्तों के आप पुराने क्लिप्स निकाले ना, भाई के आगे इनकी गिट्टी बंदी होती थी, कभी निकाल लें वो भी। तो आज वही भाई है जिसने इन्हें सियासी जिंदगियां दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम के लोगों को अब ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स से निकलना पड़ेगा। अब इन्हें सियासी तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा और फिर एहसान मानना भी पड़ेगा, अच्छे तरीके से जवाब भी देना पड़ेगा। इन्होंने हमेशा हमारे साथ 88 की धमकियां ना दें, हम इन्हें आजमा चुके हैं। 88 में ये हमारे साथ थे, फिर ये दूसरी तरफ खड़े होकर हमारे साथ अदम एतमाद करने पे थे, और इनका यही काम है, खड़े होते हैं, खिलाफ होते हैं। तो इन्हें एक मौक़िफ़ लेना चाहिए, उस मौक़िफ़ के अंदर फिर इन्हें देखना चाहिए कि किसने इनके ऊपर हमेशा इनकी बात मानी है, इन्हें इज्जत दी है, इनके साथ रिस्पेक्ट के साथ चला है। और दूसरी एक अब मेरे ख्याल से लिसानी सियासत से इन्हें निकल आना चाहिए। ठीक सर। कराची पाकिस्तान है और पाकिस्तान कराची है। अब जुबान के ऊपर सिंध की अंदर ये जो लिसानी तकसीम है और नफरत की सियासत है, इसे अब खत्म करें और सियासी जमात का रोल। रऊफ साहब, ब्लैकमेलिंग छोड़ दें, लसानी फसादात छोड़ दीजिए और एक मौक़िफ़ पे रहिए सर आप।
और बड़ी मुझे हैरत हो रही है कि जिस तरह ये बात गुफ्तगू कर रहे थे एमकेएम के बारे में कि एहसान एहसान एहसान, यार क्या एहसान की बात कर रहे हो भाई? हर दफ़ा तो आपको बैलेंसिंग वोट एमकेएम ने दी सदर पाकिस्तान के लिए वोट लेने, आप हमारे कब्रिस्तानों में जाके आपने माफ़िया मांगी। मतलब है ये तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। और हमारा तो फितरी इत्तेहाद, मैं खुद कहता रहा हूँ, हमारा फितरी इत्तेहाद तो बनता ही पीपल्स पार्टी से है कि सिंध के अंदर रहते हैं। मसला ये है कि आप वो शाना अंदाज तो छोड़िए, अब अभी जो जितनी ये बातें गिनाते चले जा रहे थे, आप देखिए ये एक टेप रिकॉर्ड है जो एक ऑन होता है। अब ये बैरिस्टर साहब हो के अगर ऐसी बातें करेंगे इसके ऊपर तो हम पूरा एक टॉक शो कर सकते हैं। कराची की बात हो रही थी तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी जानना बहुत जरूरी है। उनका नुमाइंदा में ज्वाइन करेगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ होंगे जमात इस्लामी के उसामा रज़ी साहब, इसलिए आप कहीं में जाएगा, स्टे विद अस। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में 6-7 अरब का PSL इस वक्त जारी है, इसलिए कराची में अब ट्रैफिक जैम रहता है। यूं कराची की सड़कें इतनी कुशादा नहीं है जिस तरह लाहौर और दूसरे बड़े शहरों की हैं, और इसी वजह से जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा उसामा रज़ी साहब आते आते फंस गए, ट्रैफिक में देर हो गई। पर उसामा साहब, बेटर लेट देन नेवर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उसामा साहब, पहला सवाल जो कराची की सियासत के ऊपर हो रहा था, एमकेएम की ऑडियो वीडियो लीक्स हो रही हैं, आपका और आपकी जमात का इस पूरी सिचुएशन पर क्या ओपिनियन है सर? देखिए, बुनियादी इशू ये है कि इस मुल्क में ये मुल्क जमहूरी उसूलों की बुनियाद पर चलेगा, आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, और इस मुल्क में कभी शफाफ इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और ये इस मुल्क के अवाम हमेशा डिक्टेशंस पर और हमेशा से इसी तरह से ग़ुलामी किसी ज़िंदगी जो है वो गुजारते रहेंगे। ये बुनियादी इशू है। इस वक्त जो इंतखाब हुआ उसमें लोग बड़ी उम्मीदों के साथ निकले थे, और इस शहर कराची में तो लोग सिर्फ 2 ही पार्टियों को वोट डालने के लिए निकले थे, एक PTI और दूसरी जमात इस्लामी। लेकिन जिस तरह से कि अवाम के अरमानों पर डाका डाला गया, उनकी उम्मीदों को जो है पामाल किया गया, उनके वोट की ताकत को, पर्ची की ताकत को जिस तरह से ताकत के ज़रिए कुचला गया, ये बुनियादी इशू है, और इसको कोई भी इसको कबूल नहीं कर सकता। वो लोग जिनको पूरे शहर कराची ने मुस्तरद कर दिया, वो लोग जो दहशतगर्दी की अलामत है, जिन्होंने शहर कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, जिनके बारे में आप खुद बताते थे कि ये रॉ के एजेंट हैं, ये फलां के एजेंट हैं, ये जिनापुर बनाने वाले हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, और ये सिर्फ चंद 100 वोट लेने वालों को आपने इस शहर की पूरी नुमाइंदगी के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और अब अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी उन्हें अपोजिशन पार्टी के तौर पे डील कर रही है कि ये अपोजिशन है और हम इनको हुकूमत में तो नहीं लेंगे, अपोजिशन की तरफ बिहेव करेंगे। वाह भाई, सुभान अल्लाह। पीपल्स पार्टी तो निगरान वजीर आजम को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहती है सर, काकड़ साहब को। यही तो मैं, पीपल्स पार्टी तो इस वक्त सबसे बड़ी बी टीम है। जितनी PTM की पार्टियां हैं ये बी टीम का रोल प्ले कर रही हैं। जमहूरियत दुश्मन लोग हैं, इन्होंने आवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया है उसमें ये सहूलतकार हैं, और इन्होंने वो नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया है कि जिसको इस मुल्क के अवाम कभी भी माफ नहीं करेंगे। सेनेटर हुमायूं साहब, आपकी जमात IMF को खत लिख रही है। आज मूडीज एक बहुत इंटरनेशनल मशहूर और मकबूल और मारूफ रेटिंग एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट भी पाकिस्तान के हवाले से आई है सर, और वो कहते हैं मुतनाज़े इंतखाबात के बायस सियासी खतरात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी, और आपका खत भी IMF को जा रहा है, मुश्किलात पे मुश्किलात बढ़ेंगी नहीं सर? देखिए, जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि ये वो इलेक्शंस थे कि जिसमें एक पार्टी के पास सिंबल नहीं था, उनके पास कोई निशान नहीं था, लोगों को अंदर किया हुआ था, हर लिहाज से मुश्किलें थी, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद के लोग निकले और उनको ढूंढ ढूंढ के उनको वोट दिया। फिर ये 8 फरवरी को सारे जो जीत गए, 9 फरवरी को सारों को हरा दिया। तो ये फॉर्म 45 और 47 में बड़ी चेंजेस हुई हैं। जो मूडीज ने बात की है उन्होंने यही कहा है, और जो वीडियो की जो आप बात कर रहे थे उनमें क्या चीज़ कॉमन है? कॉमन ये चीज़ है कि एक पार्टी कह रही है कि तुम लोगों का 100% मैंडेट 0 है, और हम लोगों का 60 के करीब पूरी बात होनी चाहिए। उन्होंने खाली ये नहीं कहा था कि तुम्हारा 100, उन्होंने कहा था हमारा भी 60 के करीब नहीं है। इन लोगों के एक पार्टी, हमारे लिहाज से ये 3 पार्टियां जो है, MQM टोटल 2 सीट शायद जीती हैं, पीपल्स पार्टी 25 से ज्यादा नहीं जीती, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 17 सीटें, 17 अभी बालिग नहीं हुए। अच्छा,
याद रखिए कि जब भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी के ऊपर सख्ती आई, 48 में से 2 या 3 बंदे रह गए थे। ठीक है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर सख्ती आई, 2/3 मेजॉरिटी से 25 रह गए थे। जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर सख्ती आई, वो बड़ी हो गई, ज्यादा लोग निकल आए। बात क्या है? बात यह है कि अवाम का मैंडेट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है। अब आप देख लें, पंजाब की जो गैर कानूनी प्रोविंशियल असेंबली को बुलवाया गया, उसके बाहर कितनी सिक्योरिटी थी? वो क्यों थी? क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं था, अवाम नहीं खड़ी। केपी में देखें, कोई पुलिस नहीं है। सर केपी का इजलास देखा आपने? आज पहला इजलास जिसमें जूते भी उड़े हैं, लोटा भी उड़ा है, घड़ी भी उड़ी है, और जो मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद साहिबा थी, उन्होंने बड़ा कमाल किया था सर। देखिए वो उसके ऊपर दूसरी बहस हो सकती है। वक्त कम है सर, जल्दी कर लें बहस सर। अंदर ठीक है। बात ये थी कि केपी के बाद अवाम की वजह से कोई पुलिस की जरूरत नहीं थी, अवाम अंदर जाना चाहती थी। ये फर्क होता है मैंडेट का और बगैर मैंडेट का, ये सारा फर्क होता है। और रही बात जो हमारे दोस्त जो कह रहे थे बैरिस्टर साहब कि जो है ना प्रेसिडेंट साहब के ऊपर होना चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब तो पीडीएम में थे ना जब 2023 में 2 प्रोविंसेस की इलेक्शंस आइन के तहत नहीं हुए, उस वक्त तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब सीसीआई की मीटिंग बगैर 2 प्रोविंसेस की जो इलेक्टेड में रिप्रेजेंटेशन के बगैर बुलाई गई, उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ नहीं कहा। ये और जब नवंबर में ये ज्यादा हो गई, उसकी वजह क्या है? ये वो पार्टियां जो ऑक्सीजन बंद कमरों से लेती हैं, ये खुली फजा की पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है। राइट हुमायूं साहब, बैरिस्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सर कहिए। सारे काम राइट हुमायूं साहब, प्लीज बैरिस्टर साहब। बाजवा साहब के बगल बच्चे फैज हमीद के लोंडे लपाड़े वो हमें बताएंगे कि ये बंद कमरे से हवा लेते हैं और फलां लेते हैं। यार बस करें। पाकिस्तान के सर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि बाजवा साहब से आपकी पार्टी भी मिलती थी जब नो कॉन्फिडेंस वोट लाना था। ना तो हर्ज नहीं है, मिलने में हर्ज नहीं पर है, उनके ऑर्डर्स पे आप नो कॉन्फिडेंस लेकर आए सर। चला भाई, हमें ये तो बताएं नहीं लेके आए किसी के ऑर्डर से, ये बात क्लियर हो चुकी है। हमें कभी वजीर आजम बनते देखा? देखिए ना, बात सुने एक दूसरे की। किसी ने वजीर आजम बनते देखा है किसी के कंधों पे बैठ के? मुझे अभी बड़ा मजा आ रहा था, हमारे जमात इस्लामी के लोग भी आजकल रेलेवेंट हो गए। वैसे इनकी कौमी असेंबली की भी कोई सीट नहीं है, सूबाई असेंबली की भी कोई नहीं है, हमारे पास जागीरदार नहीं है ना, और ये उड़ गए हैं हर जगह से। इलेक्टेबल्स नहीं है हमारे पास। अच्छा बात तो सुने ना भाई, आप जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, जो जनरल जिया के परवरदा हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में आप उसे वर्दी में सदर मुंतखब करते हैं, उसके साथ चलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं, और इसके अलावा कोई बात हैं जिनके भाई आप फेल हो चुके हैं। बात क्या है? और पता नहीं किस हैसियत में आपके बुला पास लिया, बात नहीं है ना, बात करने देना। अभी आप जब कंप्लीट करें, आपके पास आ रहा हूं। जी जी बैरिस्टर साहब कंप्लीट करें। बैरिस्टर साहब आप कंप्लीट बर्दाश्त कर सकते। मैंने आपकी बात सुनी है सर, कंप्लीट करें सर, कंप्लीट करें सर। बात सुनना। तो मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी जाए और पहले खुद को तलाश करे कि ये है किधर। ये यतीमी में जब कराची में कोई जमात नहीं थी ना, तो ये आ गए हैं और ये समझ रहे हैं कि ये जीत गए हैं। वो इन्होंने दौड़ लगाई थी, ये अकेले ही थे दौड़ में हमारे खिलाफ, और ये उसमें जीते हैं या जिताए गए हैं, जैसे भी है। इन तीनों पार्टियों की मुसीबत ये है कि कराची के अंदर ये जहां से मैंडेट ये तीनों लेके आते हैं, एक के नाम मिले तो दूसरे को मिलता है, दूसरे का नाम मिले तो तीसरे को मिलता है। हम अपनी सियासी हैसियत के साथ खड़े हैं। हम फिर कहते हैं कि पॉलिटिकली बात करें, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर करें। ना जमात इस्लामी का जमहूरियत और आइन से ताल्लुक है, ना पीटीआई का ताल्लुक है, ना एमक्यूएम का। राइट बैरिस्टर साहब, रवैये रहे हैं पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तानी अवाम जानते हैं, इसीलिए इनकी कोई हैसियत। राइट बैरिस्टर साहब। रऊफ सिद्दीकी साहब, आखिर में प्रोग्राम के आखिर में हम जानते हैं कि IMF को जो लेटर पीटीआई भी लिख रहा है, मूडीज ने रेटिंग के अंदर, मूडीज ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कह दिया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम लाएगा। क्या है हमारा मुस्तकबिल सियासी मुआशी तौर पे? ये बड़ी कमज़ोरी की अलामतें हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़
मैं कतई नज़र इस बात की, आपको जो कुछ भी करना है आप ये मुल्क में जद्दोजहद करें बेहतरी के लिए। बिल्कुल। ये नहीं कि आप इंटरनेशनल ये खतूत लिखें। जब पहले IMF के जा रहे थे तो पहले ही आपने इतना, पहले खत से कुछ नहीं हुआ था, अब क्या होगा? नहीं होने की बात नहीं है, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप गैर ममालिक को और मॉनिटरिंग एजेंसी, इस तरीका ये भी नहीं होता कि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बंद कर दें और पूरी दुनिया हंसे। वो भी गलत है। तो ये भी ये तो सबसे खतरनाक बात है कि आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एक ऐसा क्या है पाकिस्तान का मुस्तकबिल रऊफ साहब? बहुत अच्छा है, शर्त सिर्फ इतनी है, शर्त गम गुसारी है, वरना यूं तो साया भी साथ साथ चलता है, दूर दूर रहता है। मैं इन पार्टी से कहता हूँ कि बाबा शर्त गम गुसारी यही है कि आप पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए करें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जद्दोजहद साथ साथ चलो, दूर दूर ना रहो। हाँ, ये बात। जमात राउत इस्लामी साहब लड़ाइयाँ छोड़ दें, आप भी लड़ाइयाँ राइट, छोड़ दें, राइट, मोहब्बत बढ़ाएं, राइट। हमारे साथ हाथ मिलाएं, मोहब्बत वाला। राइट, यार आप ही की हिमायत कर रहा हूँ और आप जब फिर तक बोले जा जमहूरियत पे शब खून मारा जाता रहेगा, जब तक अवाम के मैंडेट पे डाका डाला जाता रहेगा, जब तक इस मुल्क में आज़ाद जमहूरी माहौल बहाल नहीं किया जाएगा, दिन दहाड़े भी और क्या है? इसका जो पूरा समाजी ढांचा है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी, ये तो पूरे मुल्क से साफ हो गई है, दोनों पार्टियां साफ हो गई हैं, और ये वडेरों और जागीरदारों की नुमाइंदा पार्टियां हैं। सर जमात इस्लामी सर, ये उसामा रजी साहब, जागीरदारों की नुमाइंदा पार्टियां हैं, सुभान अल्लाह, जागीरदारों की नुमाइंदा पार्टियां हैं। पूरे मुल्क से इनको देश निकाला दिया जा सब चुका है। मिलके मेरे साथ दुआ करेंगे। अमीर को भी इबरतनाक शिकस्त हुई है सर, और बिल्कुल उसने दुरुस्त। रिजाइन किया है कि मेरी जमात को इबरतनाक शिकस्त हुई है। लेकिन हाफिज इन्हें कोई साहब ने बताए, जीती हुई इनका सीट भी अमीर दी है रिजाइन सर। करके है। हम जो है वो अमीर भी दूसरों के रिजाइन हक कर में गया डाका नहीं डालते। ये इनकी बदतरीन कारकर्दगी है, इन्हें कोई बताए बहुत तो अच्छे सही। भाई, जबरदस्त। का कोई फिल्म देख के आए हैं? तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। ग्राउंड जो में रोल भी आप कुछ इस आए वक्त मेरे प्ले पास। कर रहे हैं, तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। तलाश आप वो करें लोग हैं आपकी तरह। जिनकी हकीकत खुल गई है, बेनिकाब हो गए हैं आप अवाम के सामने, आप पूरी हैं तरह किधर? से आप बेनिकाब हो मौजूद गए। हैं? आप खत्म हो चुके हैं, आपसे क्या बात है? हम तो चले खत्म आप हो गए, मौजूद आप बेनिकाब हो आपकी गए। कोई सियासी हकीकत ही नहीं पूरी है। हकीकत खुल गई है, और भूल जाए कभी बिलावल आपकी प्राइम सियाह मिनिस्टर के साथ ही बनेगा। मौत हो गई थी। ये अलमिया है इस आपकी मुल्क का। सियाह के ये साथ जोड़ तोड़ के मौत हो गई। जरिए जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन रहे हैं। ये है आपकी सियासत। जमात शर्म आनी इस्लामी चाहिए मर ऐसी गई थी सियासत जनरल पर। ज़िया के साथ। जमात इस्लामी जनरल ज़िया के साथ जमात मर गई। इस्लामी ने हमेशा उसूलों की सियासत की है। जमात मर गई इस्लामी थी पढ़े उसने। लिखे लोगों की, ये जनरल अवाम ज़िया की, की मिडिल बीवी क्लास की ये जमात मर है। गई। आप इसके ऊपर ये उंगलियां उठा जमात रहे हैं। इस्लामी क्या बात जनरल कर रहे हैं ज़िया भाई के आप? साथ कब्र में चली गई थी। आप लोग तो ये बेनिफिशरीज हैं। जनरल ज़िया पीपल्स के साथ। पार्टी में सिर्फ ये इस जनरल वक्त वो ज़िया लोग की- हैं, और नून लीग में ये सिर्फ गुम वो लोग चले हैं थे। जो इस जनरल निजाम ज़िया के के गुम चले। बेनिफिशरीज हैं। प्रोग्राम का जो वक्त तमाम अवाम होता के है, प्रोग्राम हैं। का वक्त तमाम होता है। उसामा रजी साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, हुमायूं खान मोमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दुआ करें पाकिस्तान का सियासी मुआशरती मुस्तकबिल बेहतर हो। अल्लाह ताला हमसे राजी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।